हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं हेयर कलरिंग एजेंट या हेयर डाइज के बारे में। आज के समय में कोई भी बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। सबको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा समय तक वो जवान दिखें। अगर अर्ली एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो लोग उसको कलर करके वापस से ब्लैक कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा यूथ दिखें, ज़्यादा जवान दिखें। हेयर कलरिंग जो एजेंट है या हेयर कलरिंग जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि हम कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई केमिकल यूज़ करते हैं जो बालों को कलर चेंज करने के काम में आता है। ये दो पर्पज़ से मेनली लोग यूज़ करते हैं। एक, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, यानी अपनी एज छुपाने के लिए, और दूसरा, कई बार फैशन के चलते बालों का कलर चेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के अगर ब्लैक हेयर हैं और उसको ब्राउन शेड पसंद है तो वो बालों पे ब्राउन शेड करवा सकता है, या किसी के ब्राउन हेयर हैं और उसको ब्लैक पसंद है तो वो ब्लैक करा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के कलर वो करा सकता है। अब जो हेयर कलर होते हैं, यह कितने समय तक बालों में रहेंगे उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं टेम्परेरी हेयर कलर में, सेमी परमानेंट में और परमानेंट हेयर कलर में। तो यह डिपेंड करता है कि यह बाल में किस लेवल पे गया है। ये बाल के कॉर्टेक्स लेवल तक गया है या सिर्फ क्यूटिकल लेवल तक ही है। उस पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है कितने जल्दी वॉश ऑफ हो जाएगा और कितना लॉन्ग लास्टिंग कलर रहेगा। अब हम बालों के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले एक होता है ग्रेजुएट कलर। ग्रेजुएट नाम से समझ में आता है कि यह धीरे 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 करके कलर लेता है। तो यह एक एप्लीकेशन में बालों को काला नहीं करता है। इसको बहुत फ्रिक्वेंट लगाना पड़ता है, कई बार डेली भी इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह के कलर जो डेली या वीकली लगाने पड़े, इस तरह के कलर ग्रेजुएट कलर कहलाते हैं। यह बेसिकली माइल्ड कलर होते हैं जो कि हाइपो एलर्जिक होते हैं या नॉन एलर्जिक होते हैं। तो जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में हेयर डाई के प्रति बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं, जैसे पीपीडी के थ्रू, पीटीडी के थ्रू, रिसोर्सिनॉल या अदर कंटेंट के लिए एलर्जीज़ होती हैं, तो वो इस तरह के कलर यूज़ कर सकते हैं जो ग्रेजुअली कलर करते हैं और उसमें एलर्जी अवॉइड की जा सकती है। तो ग्रेजुअल हेयर कलर को प्रोग्रेसिव हेयर डाइज भी बोलते हैं। बिस्मथ, सिल्वर, लेड, इस तरह की मेटल्स से यह कलर बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें कंटेंट अलग होता है, तो ये नॉर्मल जो पीपीडी से होने वाली एलर्जीज़ को अवॉइड कर सकता है। अगली कैटेगरी के जो कलर होते हैं वो टेम्परेरी कलर होते हैं। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह बालों पे लास्टिंग नहीं रहते हैं, ये बहुत जल्दी वॉश ऑफ होते हैं। ये जनरली एक शैम्पू करने से ही बालों से निकल जाते हैं। इस तरह के कलर बालों में जो येलोइश टिंज है उसको कम करने के लिए या बालों को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह के कलर का मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो यह क्यूटिकल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो बालों की ऊपरी सतह पे ही रह जाते हैं और उस कारण से ये बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी होते हैं। अगली कैटेगरी जो आती है वो है सेमी परमानेंट हेयर कलर की। सेमी परमानेंट हेयर कलर जो होते हैं ये हमारे 6 से 10 शैम्पू को टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब लगभग तब तक ये कलर अपना मेंटेन करते हैं और उसके बाद 6 से 10 वॉश के बाद ये फेड होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो हेयर कलर होते हैं ये नॉन आयनिक एक्वस लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे क्यूटिकल में स्मॉल साइज़ होने के कारण थोड़ा अंदर तक तो जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़े ज़्यादा लास्ट करते हैं, लेकिन ये भी कॉर्टेक्स तक नहीं जाते हैं। इस कारण से ये भी बहुत लंबे समय तक हमारे बालों पे नहीं रहते हैं। ये जो कलर होते हैं ये बालों में ग्रेइंग को थोड़ा सा कम करने के लिए, बालों में थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने के लिए, शाइन बढ़ाने के लिए यूज़ में होते हैं, या बालों को थोड़ा यूनिफॉर्म टोन में लाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बालों को कलर करना ना हो के, बालों का कलर चेंज करना ना हो के, ये बालों में थोड़ा सा उसकी टोनिंग बेटर करने का काम करते हैं। इस तरह के कलर जो होते हैं ये नाइट्रो एरोमेटिक अमीन्स या डाइज होते हैं, जो कि बालों में जाके वहाँ ऑक्सीडाइज नहीं होते और वहाँ पे बालों के प्रोटीन को बाइंड नहीं करते, तो इनका बहुत टाइट कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये वॉश ऑफ हो जाते हैं, इसलिए ये सेमी परमानेंट होते हैं। तो अगली कैटेगरी पे आते हैं, ये होते हैं परमानेंट हेयर कलर। परमानेंट हेयर कलर जो होते हैं यह ज़्यादा डीप जाते हैं, ये क्यूटिकल से कॉर्टेक्स तक, हेयर शाफ्ट के अंदर तक जाते हैं और वहाँ पे जाके ये परमानेंट इनको कलर कर देते हैं, जो कि इजीली वॉश ऑफ नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर कलर जो यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये खुद से कलर नहीं रहते हैं, ये
कलर के प्रिकर्सर रहते हैं जिनको प्राइमरी इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं, जिसके एग्जांपल हैं पीपीडी, पीटीडी। ये जो कंटेंट होते हैं यह पहले शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ ऑक्सीडाइज होते हैं और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं प्लस कलर्ड मॉलिक्यूल्स लिबरेट करते हैं, जिससे कि वहाँ पे कलर आता है। तो यह हमारे बालों के कलर को पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेरी या सेमी परमानेंट कलर में जस्ट हमारे बालों का टोन बेटर होता है, कम डार्क से ज़्यादा डार्क दिखने लगता है, बट यहाँ पे हम उसका पूरा शेड चेंज कर सकते हैं। ब्राउन से ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक से ब्राउन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से। ग्रे बालों को ढकने के लिए या कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरह के कलर यही होते हैं, लेकिन इनमें जो कंटेंट होता है पीपीडी, इससे एलर्जिक रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। अब अगला जो कैटेगरी आता है वो होता है नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स में हम सभी जानते हैं कि हिना या मेहंदी जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है, यह एक प्लांट लासोनिया अल्बा से डिराइव होता है। इसमें जो कंटेंट होता है उसका पाउडर होता है, जिसको वाटर से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाते हैं और बालों पे लगाते हैं। कलर को और बेटर करने के लिए इसमें कॉफ़ी पाउडर, टी पाउडर, इस तरह की चीज़ें भी मिक्स करते हैं। इसका जो कलर आता है वो रेड या ऑरेंज रेड कलर आता है। इसके बाद इनको जो हम यूज़ करते हैं, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो नेप्थोक्विनोन होता है। यह जो इंग्रेडिएंट होता है यह कई पेशेंट्स में ये भी एलर्जी का कॉज हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल कलर है वो बिल्कुल एलर्जी से फ्री हैं। इस इंग्रेडिएंट के लिए भी एलर्जी हो सकती है। तो आपको हमेशा पैच टेस्ट करना है, चाहे आप सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप नेचुरल कलर यूज़ कर रहे हैं, हमेशा पैच टेस्ट करें, देखें 48 आवर्स में कोई एलर्जिक साइन तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही कलर को आप लगाना शुरू करें या पूरे बालों पे करें। इसमें एक बात का ध्यान और रखना होता है कि अगर कोई पेशेंट G6PD डेफिशिएंट है, मतलब उसके अंदर वो अगर डेफिशिएंसी है, तो उसमें ये नेप्थोक्विनोलोन आपका हिमोलिटिक रिएक्शंस कर सकता है, मतलब वहाँ ब्लड की कमी भी पैदा कर सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम समझते हैं अमोनिया के रोल के बारे में। आपने सुना होगा अमोनिया फ्री डाइज आती हैं या अमोनिया वाली डाइज आती हैं। तो अमोनिया का मेन काम क्या होता है? अमोनिया क्या करता है, हेयर शाफ्ट पे उसके पीएच को बढ़ा देता है। पीएच बढ़ाने से क्या होता है, वहाँ क्यूटिकल्स लूज़ हो जाते हैं, उन स्ट्रिप उनकी जो होती है थोड़ी ओपन हो जाती है, तो हेयर कलर को पेनिट्रेट करने में आसानी होती है। इसलिए परमानेंट कलर्स में अमोनिया मिलाया जाता है ताकि बालों का पीएच बढ़े और कलर ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट करे। लेकिन इससे होता क्या है, जब क्यूटिकल स्ट्रिप ऑफ होती है, वहाँ पे लूज़ पड़ जाती है, तो वहाँ पे वाटर का पेनिट्रेशन भी बढ़ता है, ये हाइड्रोफिलिक हो जाती है। तो इसके ऊपर जो सीबम वगैरह का लिपिड का लेयर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। जैसे वाटर ज़्यादा अंदर जाएगा तो ये फाइबर को थोड़ा स्वेल अप करता है। स्वेल अप करने के बाद जैसे बस वो डिहाइड्रेट होता है तो हेयर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है डैमेज के लिए। तो परमानेंट हेयर कलर में जिनमें अमोनिया होता है वहाँ कलर तो ज़्यादा बेटर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे हेयर हमारे डैमेज के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसलिए जनरली अमोनिया फ्री डाई यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगेन अमोनिया फ्री सिर्फ होने से यह आपको डैमेज तो कम करेगी, लेकिन एलर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे प्रमोट करते हैं कि अमोनिया फ्री है तो आपके लिए सेफ़ है। इसमें पीपीडी रहेगा, मेन इंग्रेडिएंट वही रहेगा जो कि एलर्जी के लिए प्रोन होता है। इसलिए एलर्जी के लिए पेस्ट टेस्ट इसमें भी ज़रूरी है और उसके लिए केयरफुल रहना भी ज़रूरी है। अगला जो कंसर्न है वो है हेयर सेफ्टी से रिलेटेड, कि डाई कितनी सेफ़ है। इसमें दो मेजर जो कंसर्न होते हैं, पहला कार्सिनोजेनिक और दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस। कार्सिनोजेनिक रिस्पॉन्स मतलब कि यह कैंसर का खतरा होता है। तो आपने हो सकता है कई ऐसे आर्टिकल पढ़े हों जहाँ पे आपने सुना हो कि हेयर डाई लगाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो स्पेसिफिकली दो कैंसर होते हैं, एक ब्लैडर का कैंसर और एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये कैंसर के रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि हेयर डाई लगाने से ये बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई पुख्ता रिपोर्ट अभी तक नहीं है। बाकी जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, यह बिकॉज उनकी जो फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं उनमें होने की टेंडेंसी वैसे भी ज़्यादा होती है, तो उनको एटलीस्ट ये डाई अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यूमुलेटिव रिस्क हो जाएगी कि फैमिलियल टेंडेंसी भी और साथ में डाई से रिलेटेड टेंडेंसी भी है, तो लिम्फोमा होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इन जनरल आपको ये वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स इसमें पीपीडी के कारण होता है। तो यह बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं। तो हर किसी के लिए ये डाई अनसेफ नहीं होती।
जिसको एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आता है वो इजीली इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसको आता है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू में सिर्फ रैशेस के फॉर्म में आता है, बाद में यह सीवियर रिएक्शंस हो सकती है, वहाँ आपको स्वेलिंग आ सकती है, आपका बीपी लो हो सकता है, जनरलाइज रैश आ सकते हैं, बहुत सीवियर रिएक्शंस भी आ सकती हैं। तो हमेशा एक पैच टेस्ट करें 48 आवर्स पहले। आप कान के पीछे या कोई छिपी हुई स्किन पे वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको टच करके देखें, अगर उसमें कोई इचिंग, इरिटेशन, स्वेलिंग है तो आपको डाई करना अवॉइड करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, हम लोग काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट हेयर लॉस से रिलेटेड हमारे पास विजिट करते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, कई बार सर्जिकल प्रोसेस में भी आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं। तो ऐसे में भी कई बार पेशेंट्स के हेयर अगर ग्रे हैं तो उनका कंसर्न रहता है कि क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर डाई कर पाएंगे, या अगर हमारे बाल ग्रे हैं तो क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हम डोनर एरिया से हेयर लेते हैं, वो एक फॉलिकुलर यूनिट होती है जिसमें अपने आप में सर्वाइव करने की सारी चीज़ें होती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसका सपोर्ट सारा होता है, तो वो हेयर भी हेयर ट्रांसप्लांट में सर्वाइव करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ग्रे हेयर वाले पेशेंट्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो मेन कंसर्न है कि इसमें क्या हम डाई यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको डाई रिएक्ट नहीं करती, अगर आपको कोई उससे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी डाई कर सकते हैं। जनरली ये कब करना चाहिए, तो मिनिमम 4 वीक्स, 1 महीना तो आपको मिनिमम अवॉइड करना चाहिए, और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पूरी ग्रोथ आने तक एटलीस्ट इम्प्लांट एरिया में अवॉइड करें, उसके बाद आप कर सकते हैं, बट 1 महीना तो मिनिमम अवॉइड करना ही है, उसके बाद आप हेयर डाई स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार ग्रोथ आ गई तो आप अपने रेसिपिएंट एरिया के हेयर जो न्यूली ग्रोन हेयर हैं उन पे डाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, सिर्फ आपको उससे कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं हो। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और यूज़फुल जानकारी आपको और भी मिलती रहे।